प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए कि साइंस के अंदर जो है बायोलॉजी का एक नया चैप्टर आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह चैप्टर जो है आपके जनन चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है और समझ लीजिए कि ये जनन का पार्ट सेकेंड है यह चैप्टर। तो जनन चैप्टर आप लोग अगर पढ़े हैं तो यह चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा और चीज़ें बहुत ही अच्छा तरीक़ा से जो है समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले हम ऑलरेडी जनन चैप्टर आपको पढ़ा रखे हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर जो है देख लीजिएगा। शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने का कोशिश करेंगे। एक एक कंसेप्ट हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाते हैं, तो वही सेम आज भी चलने वाला है। शुरू करेंगे। बस फ़ायदा अगर 100% पाना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक देखिएगा, तब जा कर के सारा आपको 100% फ़ायदा मिल पाएगा। तो बन रहिएगा शुरू से अंत तक। शुरू करते हैं। और एलजीआर स्टडी ऐप जितने भी प्यारे बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारे चैप्टर का नाम है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग आनुवंशिकता के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे कि आनुवंशिकता जो है क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, आप जैसा कि जानते हैं कि अगर मनुष्य का ही अगर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर जो अगर कोई व्यक्ति है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर उसके माता पिता या फिर उसके दादा दादी या फिर उसके किसी पूर्वजों का गुण देखने को मिलता है। ठीक है, आप रंग हो या हाइट हो या सोचन शक्ति हो या फिर ज्ञान का लेवल हो, वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों से हमारा मिलता जुलता है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माता पिता का जो गुण है वो बच्चों में देखने को मिलता है और इसे ही आनुवंशिकता कहते हैं। माता पिता का जो गुण है बच्चों में जो देखने को मिलता है, प्यारे बच्चों, यही कंसेप्ट क्या है, आनुवंशिकता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, दादी है और इसकी बेटी है यह और इसकी बेटी है यह। आप जरा देखिए, हमने यह इमेज आनुवंशिकता को समझाने के लिए ही लगाया है। आप देखेंगे कि तीनों का जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि आपको बताना चाहिए जो ये जिनका बाल पक चुका है, ये बाल पका हुआ दिखाने का सीधा मतलब है कि ये बूढ़ी हो चुकी है और दादी समझ सकते हैं ना कि उस लेवल की है। और जैसा आपको इसका डिज़ाइन वगैरह देखने को मिल रहा होगा, सेम आपको इनका देखने को मिल रहा होगा और इनकी जो बेटी है उनका भी आप देख सकते हैं कि सेम है। तो अगर डिज़ाइन का और कलर का बात करें तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इस फिगर में देख सकते हैं कि सही में आनुवंशिकता होता है, यानी कि बच्चों का जो गुण है, बच्चों का जो रंग रूप है वो माता पिता से क्या होते हैं, मैच करते हैं। तो अगर आनुवंशिकता को परिभाषित करने के लिए बोले तो लिखिएगा कि वह जटिल प्रक्रम जिसके अंतर्गत लैंगिक जनन के माध्यम से, ये जो आपको इसका जो फेस है इसमें देखने को मिल रहा है और इसका इसमें देखने को मिल रहा है, जो भी रंग रूप डिज़ाइन वगैरह है वो किसके माध्यम से, तो लैंगिक जनन के माध्यम से ही हुआ होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है लैंगिक जनन के माध्यम से माता पिता के विशिष्ट लक्षण उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते रहते हैं और यही जो प्रोसेस है आनुवंशिकता कहलाता है। माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में जो पहुंचता रहता है, ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, ये प्रक्रम, यही प्रक्रम मतलब प्रोसेस क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे और समझेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी देखा जाए तो विज्ञान का यह एक ब्रांच है। विज्ञान का क्या है, एक ब्रांच है यानी कि शाखा है, जिसके अंदर आनुवंशिकता के बारे में हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी कि जैसे कि आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है ना, तो उसी तरह से समझ लीजिए कि बायोलॉजी का एक ये ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है, जिसमें हम आनुवंशिकता के बारे में ही केवल क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
तो विज्ञान का वह शाखा जिसके अंदर आनुवंशिकता के बारे में पढ़ाई किया जाता है उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। इसको परिभाषित जो है आप कर सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के, है ना, संतान में पहुंचने की रीतियों, ठीक है, एवं आनुवंशिक समानता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है। यानी कि ये आनुवंशिकी जो है विज्ञान की क्या है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आनुवंशिकी लक्षणों के संतान में पहुंचने की रीति रिवाज के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें ज्ञान अर्जन करते हैं कि कैसे माता पिता का जो गुण है वो संतानों में पहुंचता है, इसका क्या रीति रिवाज है, और आनुवंशिक जो समानता है उसके बारे में भी पढ़ते हैं, जो विभिन्नताएं होती हैं उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो यही जो शाखा है विज्ञान की वही कहलाती है आनुवंशिकी। और आनुवंशिक की जो चीज़ है, आनुवंशिकता जो है, आपको जो माता पिता के गुण बच्चों में दिखाई देते हैं वो किसके कारण से, तो वो होता है क्रोमोजोम के कारण। किसके कारण, क्रोमोजोम, यानी कि जो गुणसूत्र है उसके कारण। तो यहाँ पर गुणसूत्र का फिगर हम लगा रखे हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी आनुवंशिक गुण ट्रांसफर होते हैं उसमें सब देखा जाए तो गुणसूत्र का बहुत ही बड़ा क्या होता है, योगदान होता है। तो खैर हम गुणसूत्र के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे कि क्या है गुणसूत्र, इससे क्या लाभ क्या हानि होता है। अब है विभिन्नता। विभिन्नता क्या है, विभिन्नता मीन्स अलग अलग दिखना। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि एक ही माता पिता के मान लीजिए 2 संतान हैं या 3 संतान हैं, तो कई बार आपको देखने को मिलता है कि मान लीजिए ए बी सी 3 एक ही माता पिता के संतान हैं, यानी कि तीनों भाई बहन है, समझ लीजिए तीनों क्या है, भाई बहन है। लेकिन क्या होता है, इसमें से तीनों का रंग रूप डिजाइन कई बार अलग अलग देखने को मिलता है। कोई मान लीजिए काला हो गया, ठीक है, और कोई गोरा हो गया। तो कोई काला कोई गोरा, किसी का डिजाइन कुछ, किसी का डिजाइन कुछ, किसी का ज़्यादा हाइट हो जाता है, किसी का कम हाइट होता है, लेकिन है ये तीनों एक ही माता पिता के संतान। तो एक ही माता पिता के संतानों में ये रंग रूप, आकार, बुद्धि लब्धि का स्तर भी कई बार कम या ज़्यादा देखा जाता है। यही विभिन्नता है। ये क्या है, विभिन्नता, यानी कि डिफरेंसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर विभिन्नता को परिभाषित करने के लिए आप बोल सकते हैं कि वे परिवर्तन जिसके कारण एक ही जाति के 2 सदस्य अथवा एक ही माता पिता की 2 संतानें आपस में एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं, विभिन्नता कहलाती है। तो विभिन्नता क्या है, और ये विभिन्नता होती किसके कारण है, परिवर्तन के कारण। परिवर्तन के कारण जो जीन के अंदर कुछ हल्का डिफरेंस आ गया तो एक भाई अलग दिखेगा और एक भाई क्या होगा, अलग दिखेगा। तो ये चीज़ें है विभिन्नता। तो विभिन्नता क्या है, एक ही माता पिता के संतान या फिर एक ही जाति के जो 2 जीव है, मान लीजिए जैसे कि 2 बिल्ली है, क्या 2 बिल्ली 100% एक दूसरे से मैच करती है, नहीं मैच करती, जबकि है तो वो दोनों एक ही जाति के सदस्य। तो यही चीज़ें हैं विभिन्नता। 2 जीवों में या एक ही माता पिता के 2 संतानों में जो आपको अंतर देखने को मिलता है, रंग रूप का अंतर हो, हाइट का अंतर हो, या फिर वो बुद्धि लब्धि का अंतर हो, किसी भी ही चीज़ का अंतर हो, वही कहलाती है विभिन्नता। और याद रखिएगा कि विभिन्नता जो है ना वो किसी भी जाति के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप बोलेंगे सर कैसे किसी भी जाति के लिए महत्वपूर्ण है, 2 भाई हैं, दोनों एक ही जैसा होता तो और अच्छा होता, ये एकदम गलत है। विभिन्नता आपको पता होना चाहिए कि साइंस की दृष्टि से किसी भी जाति के लिए अच्छा होता है। आपने देखा होगा अगर मान लीजिए कि कोई जीव है पृथ्वी के ऊपर, अब उस जीव का सारा गुण एक ही जैसा मैच कर जाए, मतलब जिसमें उसमें विभिन्नता न हो तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी, देखिए मान लीजिए कि कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है, इसका संख्या मान लीजिए कि 2 लाख है, कितना, 2 लाख।
अब इस 2 लाख में कोई भी विभिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, किसी भी प्रकार का गुण, सहन शक्ति, किसी भी प्रकार का विभिन्नता नहीं है। ये सभी के सभी 2 लाख बैक्टीरिया जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। वैसे तो 50 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही सहन कर सकता है ये 2 लाख जो बैक्टीरिया है वो। और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही सहन कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, देखिए इसमें घाटा क्या होगा। इसमें घाटा ये होगा कि अगर खुदा न खास किसी न किसी दिन अगर टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, 50 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि उस दिन ये सारे के सारे 2 लाख बैक्टीरिया मारे जाएंगे और एक भी जीवित नहीं बचेंगे, क्योंकि सभी में केवल 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ही सहन करने की क्षमता जो है उसमें था। तो अगर ये सारे के सारे मर जाएंगे तो इसका तो जाति ही खत्म हो जाएगा, इसका जाति ही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसका वंश में, इसके वंश में कोई बचेगा नहीं, इसका वंश कभी अब आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये है अगर विभिन्नता नहीं होती है तो। अब हम बात करते हैं कि अगर विभिन्नता होगी तो क्या होगा। हम बात करते हैं कि देखिए कोई बैक्टीरिया का समूह है और इसमें 2 लाख बैक्टीरिया है। 2 लाख बैक्टीरिया में से क्या है कि 1.5 लाख बैक्टीरिया जो है, 1.5 लाख बैक्टीरिया जो है वो 50 डिग्री टेम्परेचर को सहन कर रहा है, लेकिन इसमें से 0.5 लाख जो बैक्टीरिया है वो मान लीजिए कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा समझिए। अब यहाँ पर विभिन्नता है, यानी कि इस 1.5 लाख में और इस 50 लाख में विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है, तो दोनों का टेम्परेचर जो सहन करने की शक्ति है वो अलग अलग है। अब क्या होगा कि अगर किसी दिन जो वायुमंडल है या फिर उसके सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, मान लीजिए अगर 55 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस अगर हो गया तो फायदा है क्या, विभिन्नता होने से क्या फ़ायदा है। तो फायदा यहाँ पर यह होगा कि ये जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख ये तो मारे जाएंगे, क्योंकि इसको 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन करने का ही क्षमता था, लेकिन ये बच जाएंगे 0.5 लाख, यानी कि आधा लाख जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि ये नहीं मरेंगे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर सहन करने की क्षमता वो 60 डिग्री सेल्सियस तक की है। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कि ये जो आपके आधा लाख जो बैक्टीरिया है ये फिर प्रजनन के माध्यम से अपने संख्या में क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, और इसका जाति खत्म नहीं होगा, इसका वंश खत्म नहीं होगा। तो आपने देखा कि विभिन्नता से जीव को कैसे जो है लाभ मिलता है, विभिन्नता से जीवों को लाभ कैसे मिलता है, ये चीज़ें हैं विभिन्नता। तो याद रखिए कि विभिन्नता होना जो है ना एक अच्छी बात है अस्तित्व के लिए, अस्तित्व कायम रखने के लिए। कौन सा, क्या कायम रखने के लिए, अपने जाति का अस्तित्व कायम रखने के लिए विभिन्नता होना क्या है, आवश्यक है। अब हम प्यारे बच्चों बढ़ेंगे आगे और आगे के बातों को समझेंगे, विभिन्नता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। हम 2 मनुष्य एक दूसरे से अलग दिखते हैं, उसमें 2 प्रकार से अलग दिखते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि कोई 2 भाई हैं, एक है ए और दूसरा है बी, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। तो डिफरेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता, यानी कि शारीरिक कोशिका में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता भी आपका जो है डिफरेंस देखने को मिल सकता है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता क्या है, शारीरिक कोशिका विभिन्नता है कि मान लीजिए कि ए जो है ना वो जन्म से ही राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड मतलब दाएं हाथ से ही जो है ना सब कुछ करता है, खाने का काम, बॉलिंग का काम जो भी है ना वो दाहिने हाथ से करता है। और एक हो गया भाई साहब लेफ्ट हैंडेड। तो राइट हैंडेड होना, लेफ्ट हैंडेड होना, ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है।
इसमें और विभिन्न शारीरिक कोशिका विभिन्नता में और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। मान लीजिए कि ये ए जो है वो बड़ा बाल रखता है, ठीक है, बड़ा बाल रखता है, लेकिन ये छोटा बाल रखता है। ये क्या कर रखा है, अपने कान में जो है ना कुंडल कहते हैं, वो बाली पहन रखा है, लेकिन ये अपने कान में बाली नहीं पहनता है। तो ये क्या हुए, सारे के सारे जो हमने आपको डिफरेंसेस बताया वो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है। इसे उपार्जित लक्षण के नाम से भी जानते हैं, जो आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नता। जनन कोशिका विभिन्नता क्या है, जो चीज़ें आनुवंशिक रूप से आप में अलग है, किस रूप से, आनुवंशिक रूप से आप में भिन्न है। जैसे कि एक गोरा है, एक काला है, तो गोरा या काला का जो डिफरेंस है वो आप पृथ्वी पर आकर नहीं जो है ना अर्जन किए हैं, वो तो आपको डीएनए के कारण, जनन कोशिका जो है डीएनए या फिर गुणसूत्र के कारण ही आप में क्या होगा, डिफरेंस होगा। कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो लंबा होना या छोटा होना क्या है, जनन कोशिका विभिन्नता है। अब आइए हम इसके बारे में और डिटेल से आपको बताते हैं, दोनों के बारे में, कि जनन कोशिका विभिन्नता क्या है और वो क्या है। तो सबसे पहले हम शारीरिक कोशिका विभिन्नता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि यह शारीरिक कोशिका में आती है। ये शरीर के ऊपरी या फिर आप समझ लीजिए कि जो बाहर से आप सीखते हैं वो उसमें आता है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं। अब मान लीजिए कि कोई दो भाई हैं, ए और एक बी है। अब ए जो है वो हम आपको बता देते कि अच्छा ड्राइविंग कर लेता है, अब बी अच्छा ड्राइविंग नहीं कर पाता है। तो ये ड्राइविंग कर लेना, ड्राइविंग नहीं कर लेना ना, ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है। तो अब ऐसा नहीं है कि ए के जो बच्चे होंगे उसको ऑलरेडी ड्राइविंग आता ही होगा, तो ये गुण जो है ना वो स्थानांतरित नहीं होती हैं अगली पीढ़ी में। अब ऐसा नहीं कि ड्राइवर का जो बेटा होगा वो उसको ड्राइविंग आता ही होगा, नहीं आएगा, क्योंकि ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाने आना, ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, यानी कि उपार्जित लक्षण है, ये आनुवंशिक लक्षण नहीं है। तो ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा के बाद तीसरा है कि ये जो है ना जैव विकास सहायक नहीं होते, यानी कि यहाँ पर हल्का टाइपिंग मिस्टेक आपको बता दें, ये जो है आपका जैव विकास में सहायक जो है नहीं है, जैव विकास में सहायक नहीं है। ये कौन, शारीरिक कोशिका विभिन्नता। हम आपको बताया कि विभिन्नता जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शारीरिक कोशिका विभिन्नता जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं। चौथा, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित लक्षण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे गुण जो है, व्यवहार जो है, वो हम जन्म लेने के बाद पृथ्वी पर रह के सीखते हैं। जैसे कोई ड्राइविंग सीख लिया तो उसको ड्राइविंग आता है, मतलब उसने सीखा है। किसी ने अपना कान में बाली पहन रखा है, तो जन्म से थोड़ी था बाली, उसने यहाँ पे आकर के वो पहना है। कोई अगर देखा जाए बड़ा बाल रखता है, तो वो उसने पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद ये सब किया है। तो जन्म लेने के बाद जो भी हाथ, जैसे कोई राइट हैंडेड हो गया, कोई लेफ्ट हैंडेड हो गया, कोई बाएं हाथ से अगर काम कर रहा है, तो जन्म लेने के बाद उसने बाएं हाथ से काम करना सीखा है, ठीक है। क्योंकि जन्म के टाइम पर आपको ये जो है ना, ये कोई फिक्स नहीं होता कि आप दाहिने हाथ से ही काम करेंगे या फिर बॉलिंग करेंगे या फिर बाएं हाथ से ही बॉलिंग करेंगे या बैटिंग करेंगे, ये वाली बात होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बाएं हाथ से ही फेंक रहा है बॉल, तो उसने वो लक्षण यहाँ पर सीखा है, अर्जन किया है जन्म लेने के बाद। तो ये सारे उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, जो जन्म लेने के बाद आप मेहनत करके सीखते हैं। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि धूप में श्याम वर्ण। अगर धूप के कारण कोई काला हो जा रहा है, तो वो कौन सा लक्षण होगा, उपार्जित लक्षण होगा, और ये शारीरिक कोशिका विभिन्नता में गिना जाएगा। कानों में छेद करना, कई सारे लड़के भाई कान में छेद करवा लेते हैं। तो कानों में छेद करवा लिया तो क्या किया, जन्म से तो छेद है नहीं, तो आनुवंशिक नहीं है, वो उपार्जित है, यानी कि उसको शारीरिक कोशिका विभिन्नता कह सकते हैं। जैसे पहलवान में मांसपेशी का विकास, जो पहलवान होते हैं, जो बॉडी बिल्डर होते हैं, उनका जो है ना मसल्स देखिएगा कि बना हुआ होता है, एकदम यूँ लगेगा कि हाँ उसका बॉडी है, तो वो जन्म से तो है नहीं, उसने पृथ्वी पर सीखा है। तो ये उपार्जित लक्षण कहलाएंगे, यानी कि शारीरिक विभिन्नता जो है ये कहलाएगा। ओके, इसके उदाहरण सारा आपने देख लिया, और इससे पीछे भी कई सारे उदाहरण हमने आपको बताया है। अब है जनन कोशिका विभिन्नता। जनन कोशिका विभिन्नता क्या है, जो आनुवंशिक अंतर है वही कहलाता है जनन कोशिका विभिन्नता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जनन कोशिका में आती है, जन्म के टाइम से, यानी कि जीन के कारण
आप यानी कि गुणसूत्र के कारण ही जो अंतर दिखाई देता है वो कहलाएगा आपका जनन कोशिका विभिन्नता में। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही। अगर आप देखें कि इसमें कौन कौन से आएंगे, तो साइज, लंबा होना या छोटा होना, कोई लंबा है कोई छोटा है, या फिर गोरा होना, आनुवंशिक रूप से गोरा होना, वो धूप के कारण गोरा या काला नहीं, तो गोरा होना या काला होना भी आनुवंशिक लक्षण है, ठीक है। और भी कई सारे आनुवंशिक लक्षण हैं, तो ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगर जो माँ बाप अगर गोरे हैं तो ज़्यादा चांसेज होता है कि उसके बच्चे भी क्या होंगे, गोरे होंगे। जो काले हैं ज़्यादा चांसेस उसके बच्चे भी क्या होंगे, काले होंगे, क्योंकि गोरा रंग और काला रंग आनुवंशिक चीज़ें हैं। लंबा होना छोटा होना भी क्या है, आनुवंशिक चीज़ें हैं। ये सब आप याद रखिए। ये जैव विकास में सहायक होते हैं। ये जैव विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैव के विकास के लिए जो है सहायक है, क्योंकि ये डिफरेंस उत्पन्न करता है। जनन कोशिका विभिन्नता जो है में अगर अंतर होगा तो देख सकते हैं, जैसे हमने जीवाणु वाला आपको उदाहरण दिया, उसके अनुसार से ये जैव विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहते हैं। वो जो था शारीरिक कोशिका विभिन्नता वाला, वो क्या था, उपार्जित लक्षण, यानी कि सीखा हुआ लक्षण, खुद से अर्जित किया हुआ लक्षण। लेकिन ये जो होते हैं वो आनुवंशिक लक्षण होते हैं। आनुवंशिक लक्षण का मतलब कि ये हमारे पास हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानव में बालों का रंग, बाल का जो रंग है कई सारे लोगों का बहुत ब्लैक होता है और कई सारे लोगों का भूरा भूरा टाइप होता है। और तो मानव में बाल का रंग है, मानव शरीर की लंबाई है, ये सब आनुवंशिक लक्षण है। अगर माता पिता का हाइट अच्छा है, ज़्यादा है, तो जनरली बच्चे का हाइट भी क्या होगा, अच्छा ही होगा। अगर माता पिता में से किसी का हाइट कम है तो फिर बच्चे में भी हाइट आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब आनुवंशिक लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। गोरा काला होना भी आनुवंशिक लक्षण है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट जो है, जनन के दौरान विभिन्नताओं का चयन कैसे होता है, अगर इसके बारे में पूछे तो बताइएगा कि देखिए, विभिन्नताएं जो है वो जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं। किसी में अगर डिफरेंसेस आ रहा है तो किसके कारण आ रहा है, जनन के कारण आ रहा है। देखिए, लैंगिक जनन में मुख्य रूप से किसमें, तो लैंगिक जनन में मुख्य रूप से विभिन्नता देखने को मिलती है और लैंगिक जनन में विभिन्नता नहीं देखने को मिलती है। लैंगिक जनन में विभिन्नता देखने को मिलती है, इसका कारण क्या है कि जो माता होती है उसका गुण कुछ और होता है और पिता जो होती है उसका गुण कुछ, पिता जो होते हैं उसका गुण क्या होता है, कुछ और होता है। तो माता पिता का गुण मिल के बच्चे का गुण बनता है, इसीलिए डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो एकल जीव है, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, जिसमें एक ही जीव से बच्चे का जन्म संभव होता है, तो उसमें केवल एक ही जीव का गुण जाएगा। लेकिन जो लैंगिक जनन वाले जीव हैं उसमें डिफरेंसेस क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि माता का भी गुण मिलता है उसमें और पिता का भी गुण मिलता है। तो इस कारण से कई बार डिफरेंस देखने को क्या होता है, मिलता है। और चाहे अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन में तो ज़्यादा विभिन्नता नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लैंगिक जनन में तो देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर, जिसको आप याद रखिएगा एनी टाइम के लिए। लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अभी जस्ट बोल ही रहे थे कि लैंगिक जनन में विविधता जो है, डिफरेंसेस जो है वो ज़्यादा होगा, और अलैंगिक जनन में विभिन्नता क्या होगी भाई साहब, कम होगी। इसके बाद अलैंगिक जनन में विविधता कम होती है, उसका जस्ट अपोजिट पॉइंट। अलैंगिक जनन में विविधता क्या होगी, कम होगी, डिफरेंस कम देखने को मिलेगा। तीसरा याद रखेंगे कि अलैंगिक जनन में विविधता जो है डीएनए प्रतिकृति के समय जो है न्यून यानी कि छोटी मोटी त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। डीएनए के प्रकृति में यानी कि डीएनए के गुण यानी कि डिजाइन में अगर कोई हल्का प्रॉब्लम आ गया या फिर हल्का अंतर आ गया, उसी के कारण जो है ना बच्चों में डिफरेंस देखने को मिलता है। नहीं तो सेम टू सेम बच्चे माता पिता के जैसे ही होंगे। फिर भी माता और पिता दोनों का तो गुण उसमें दिखाई देगा ही देगा। ऐसा नहीं कि केवल माता के जैसा ही दिखाई देगा या केवल पिता के जैसा दिखाई देगा। तो ये बातें आप याद रखें। नेक्स्ट है कि विभिन्नता के लाभ। तो विभिन्नता के लाभ तो अभी हम आपको बताए थे बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल दे करके। विभिन्नता का लाभ पूरे
जाति को मिल सकता है, लेकिन केवल एक व्यक्ति के लिए लाभ देखा जाए तो विभिन्नता का कोई लाभ एक व्यक्ति के लिए, किसी अकेला के लिए कोई लाभ नहीं होता है, पूरे जाति के लिए लाभान्वित कर सकता है आपको विभिन्नता। जैसे कि बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल हम आपको दिए थे। देखिए, अगर विभिन्नता के लाभ के बारे में पूछे तो बताइएगा कि प्रकृति की विविधता के आधार पर, प्रकृति की विविधता के आधार पर जो है विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार का जो है लाभ मिलता है। जो डिफरेंसेज है, इससे अलग अलग जीव को अलग अलग प्रकार का लाभ मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि उष्णता को सहन करने की क्षमता, यानी कि गर्मी, टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता जो है वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की क्षमता अधिक होती है। जैसे कि कोई अगर जीवाणु है, उसको गर्मी सहन करने की क्षमता ज़्यादा है, तो वो गर्मी को सहन कर सकती है और अपने जीवन को बचा सकती है। लेकिन जिसका जो है गर्मी सहन करने की क्षमता कम होगी, वो तो फिर गया, उसका पूरा जाति ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये बातें हैं, हम आगे इसको और डिटेल में बताएंगे जब क्वेश्चंस हम बता रहे होंगे आपको तब। एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, गारंटी है। अगर जो कंसेप्ट के टाइम पर छूट जाएगा, क्वेश्चन के टाइम पर 100% उसका क्या होगा, आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे अगर आप देखते हैं, सारा क्लास देखते हैं, तो आपका एक भी यहाँ से टॉपिक मिस नहीं होगा। वंशागत लक्षण, देखिए वंशागत लक्षण क्या होता है। लक्षण वैसे मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के, एक होता है वंशागत लक्षण और एक होता उपार्जित लक्षण या गुण, जिसके बारे में हल्का पीछे हम बात भी किए हैं। वंशागत लक्षण क्या है, वह लक्षण जो माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, उसे ही हम कहते हैं वंशागत लक्षण। उसे क्या कहते हैं, वंशागत लक्षण। जैसे आप इसको साफ सुथरा भाषा में लिख सकते हैं कि सभी जीवधारियों में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। बिल्कुल सही, जो माता पिता से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। सही बात है, सभी जीव का जो अपना गुण है वो जनन के माध्यम से माता पिता से बच्चों में जाता रहता है, और माता पिता से संतानों को प्राप्त इन लक्षणों को आनुवंशिक या वंशागत लक्षण कहते हैं। या तो आप इसको आनुवंशिक लक्षण कह सकते हैं या वंशागत लक्षण भी कह सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि वंशागत लक्षण क्या है। जैसे कि अभी हम आपको बोले बालों का रंग, शरीर का लंबाई, या फिर गोरा या काला होना, या फिर आँख का जो डिज़ाइन है, वो आँख का डिज़ाइन मतलब आप जानते हैं कि आँख किसी किसी के होते हैं काला टाइप, किसी किसी के भूरा टाइप, तो ये भी आनुवंशिक लक्षण के अंदर आते हैं। अब है लक्षणों की वंशागति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। जो लक्षण है उसका वंशागति कैसे होता है, यानी कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे पहुंचता रहता है, और इसी के बीच हम लोग मेंडल का जो है योगदान भी देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता में सबसे ज़्यादा अध्ययन मेंडल ने ही किया था, और मेंडल के द्वारा ही दिया गया कंसेप्ट सबसे ज़्यादा आनुवंशिकता चैप्टर में आप देखेंगे। आनुवंशिकता का सबसे पहली बार अध्ययन मेंडल ने ही किया था कि कौन से गुण दिखाई देते हैं, कौन से गुण नहीं दिखाई देते हैं, कौन आनुवंशिक लक्षण है, कौन आनुवंशिक लक्षण नहीं है। ये सभी मेंडल ने ही प्रयोग के माध्यम से बताया था। तो मेंडल का क्या योगदान है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पूरा चैप्टर कह लो तो मेंडल के आगे पीछे ही घूमता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मेंडल के बारे में कुछ बातें जो है जानते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, याद रखेंगे। इनका पूरा नाम क्या था मेंडल का, ग्रेगर जॉन मेंडल। जन्म 1822 में हुआ और 1884 में इनका मृत्यु भी हो गया। समझ सकते हैं लगभग 60 वर्ष या फिर 58 वर्ष ही मान लीजिए ना, 58 वर्ष के उम्र में। कम उम्र में मृत्यु के बाद भी ये बहुत कुछ दे के गए हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके गए हैं, वो सारे आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। मेंडल के बारे में बात किया जाए तो याद रखिएगा कि जो है आनुवंशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें
आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे फेमस पॉइंट यहीं से आपके एग्जाम में आता है कि आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो आप अपना उत्तर दीजिएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि आनुवंशिकी जो आपका शाखा है इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो किसका है, ग्रेगर जॉन मेंडल का है। मटर के पौधा पर इन्होंने प्रयोग किया था, उसके बारे में और आगे जानेंगे हम। मेंडल का जन्म याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में हुआ था। उन्होंने मटर के पौधे पर अनेक प्रयोग किए। मेंडल याद रखिएगा किस पौधा पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधा पर प्रयोग किया था, और उनके आधार पर कुछ निष्कर्षों को प्रतिपादित किया। जितना भी प्रयोग किया वहाँ से जो भी इनको रिजल्ट देखने को मिला उसके ऊपर ही बहुत सारे इन्होंने नियम भी दिए, जानकारी दिया कि ऐसे होता है, आनुवंशिक चीज़ें ऐसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। क्या जिसकी रिपोर्ट जो है 1866 में जो है प्रकाशित की गई थी। तो मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग का रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था, यह अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 1866 में किया गया था। मेंडल के बारे में इतना ही जानिए। अब मेंडल के प्रयोग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे जानेंगे। मेंडल के प्रयोग के बारे में अगर बात किया जाए अगर तो आप याद रख सकते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। मटर जानते हैं इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के जो है ना ये डिफरेंस देखने को मिलता है। कुछ मटर होते हैं जिसका फूल वाइट होता है, कुछ वाइट नहीं पीला होता है, और कुछ आपका जो है ना गुलाबी होता है। कुछ मटर का दाना एकदम आपका पीला होगा, कुछ जो है जो है हरा मटर वाला हरा बीज वाला होता है। कुछ मटर ऐसे होते हैं जिसका पेड़ बड़ा बड़ा होता है, कुछ मटर ऐसे होते हैं जिसका पेड़ छोटा छोटा होता है। यानी कि मटर के पेड़ों में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो उन्हीं सभी विभिन्नताओं पर इन्होंने अध्ययन किया जो स्थूल रूप से यानी कि जो सम्मिलित रूप से दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, जो भी गुण आपको बाहर से दिखाई देता है उस गुण पर ही इन्होंने मेंडल ने क्या किया था, प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। जैसे कि देखिए कि गोल बीज, झुर्रीदार बीज, लंबे पौधे तथा बौने पौधे, सफ़ेद फूल, बैगनी फूल, ये गुण है मटर के पौधों का। सॉरी, कुछ ऐसे पौधे जिसका बीज पूरा एकदम गोल होगा, पूरा राउंड शेप का होगा, कुछ ऐसे होगा झुर्रीदार वाला होगा। कुछ मटर के पौधे का जो ये है मटर का जो है ना पौधा लंबा होता है, कुछ बौना होता है, बौना मीन्स छोटा कह लीजिए। कुछ पौधे का जो फूल है वो सफ़ेद होते हैं, कुछ का बैगनी होते हैं। इन्हीं सभी डिफरेंस के ऊपर, विभिन्नता के ऊपर मेंडल ने प्रयोग किया था। उन्होंने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को जो है लिया, जैसे कि मान लीजिए कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। अब एक ले लिया लंबा पौधा, एक ले लिया बौना पौधा, और इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की। उसने क्या किया, लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच क्या किया, क्रॉस करवाया, यानी कि संकरण, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, करवाया। तो अब इस दो पौधा के मेल से जो संतति पीढ़ी हुआ, यानी कि जो नया बीज बना, उस पर इन्होंने क्या किया, अवलोकन किया, लंबे एवं बौने पौधे की प्रतिशत की गणना की, और फिर देखा कि जो संतान पौधा है इसमें कितने प्रतिशत लंबे पौधे हैं, कितने प्रतिशत बौने पौधे हैं। इन सब बातों का इन्होंने क्या किया, तो मतलब अध्ययन किया, जिसको हम अभी आगे पूरे डिटेल में क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अब एक बात बहुत ही फेमस चलता रहता है और बहुत ही मतलब पहले तो एग्जाम में ये तैरता रहता है कि मेंडल ने अपने संकरण संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। मेंडल साहब ने अपने प्रयोग में मटर के पौधा को ही सेलेक्ट किया और मटर के पौधा पर ही इन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। किसी दूसरे पौधा पर क्यों नहीं किया, आम के पौधा पर क्यों नहीं किया, या फिर
मटर के पौधा को छोड़कर बाकी किसी भी दूसरे पौधा के ऊपर इन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया, ये कई बार पूछा जाता है। तो उत्तर लिखिएगा कि मेंडल ने अपने संकरण संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण जो है किया। क्या क्या गुण देखा उन्होंने मटर में? पहला गुण तो उन्होंने देखा कि मटर के पौधे में विकल्पी लक्षण स्थूल यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। विकल्पी लक्षण क्या? विकल्पी लक्षण मतलब जो अगर देखा जाए जो गुण होते हैं लंबा पौधा वाला या बौना पौधा वाला, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गोल बीज या झुर्रीदार बीज आप एकदम बाहरी रूप से देख सकते हैं। पीला फूल या बैगनी फूल आप देख सकते हैं, वाइट फूल होता है, सॉरी पीला नहीं। और या फिर बीज का गोल होना या झुर्रीदार होना, ये भी स्थूल रूप से आपको क्या होता है, दिखाई देता है। तो जो जो गुण हम बाहर से देख सकते हैं और उनमें अंतर कर सकते हैं, उस चीज़ों का अध्ययन इन्हें करना था। और ये सारे के सारे जो गुण हैं वो मटर में इन्होंने देखा। इस कारण से दूसरा कारण यह था कि इसका जीवन काल छोटा होता है, यानी कि मटर का जो जीवन काल है वो छोटा होता है। वो 3 से 4 महीना के अंदर ही क्या होते हैं, फल वुल दे के तैयार हो जाते हैं। तो इनमें जितनी बार अगर 4-5 बार अगर इनको परागण कराने की ज़रूरी पड़े तो 4-5 बार परागण बहुत कम टाइम में हो जाएगा। तो जीवन काल छोटा होता है, इसलिए भी इन्होंने इनको चुना। तीसरा कि इसके फूल द्विलिंगी होते हैं। इस द्विलिंगी हमने आपको बताया था, जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही फूल में पाया जाता है, उसे कहते हैं द्विलिंगी। अगला इसका फायदा यह था कि मटर के पौधे अधिक स्थान नहीं घेरते हैं। मटर का जो पौधा है वो आप एक गमला में भी लगा सकते हैं, और प्रयोग करना है तो छोटे से गमले के पौधे से वाले मटर के से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर आम का पेड़ लगाते हैं तो उतना ऊपर सीढ़ी लगा के जाएगा परागण करवाने, परागकण को निकाल के उसके वर्ती कागज तक पहुंचाने नहीं जाएगा। इसीलिए कम स्थान घेरते हैं। इन्होंने प्रयोगशाला में ही लगा लिया होगा। पांचवा कि मटर के बीज बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, ये भी कारण है एक। और अगला है कि मटर के पौधे में सामान्यतः स्वपरागण होता है, इनको पर परागण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है। तो इन सभी कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा को ही चुना था, यह आप याद रखें। अगला है, अब देखिए मेंडल ने जो प्रयोग किया मटर के पौधों के ऊपर, अब वो हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो मेंडल के मुख्य रूप से 2 प्रयोग हम लोग पढ़ाई करेंगे। मेंडल के कितने प्रयोगों को पढ़ेंगे, तो 2 प्रयोगों को पढ़ेंगे। ध्यान से सीखने समझने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। सबसे पहला प्रयोग है मेंडल का एकल संकरण प्रयोग, या फिर मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट भी आप इंग्लिश में कह सकते हैं। एकल संकरण प्रयोग नाम से ही स्पष्ट है। इसमें मेंडल ने क्या किया कि एक गुण का ही अध्ययन किया। कितने गुण का अध्ययन किया? एक गुण का ही अध्ययन इन्होंने किया। अगर एकल संक्रमण प्रयोग के बारे में पूछे तो बोलिएगा कि मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस जो है संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने क्या किया, लंबे पौधे तथा बौने पौधे के बीच जो है ना संकरण यानी कि क्रॉस करवाया। यानी कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जो है इन्होंने परागण कराने की क्या किया, कोशिश किया कृत्रिम रूप से। तो इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में जब संकरण करवाया तो हुआ क्या, उसके बारे में अब हम क्या करेंगे, जानेंगे। 2 कंडीशन देखने को मिला। शुद्ध लंबा पौधा एक ले लिया इन्होंने, और एक जो है शुद्ध बौना पौधा, यानी कि जिसको आप नॉर्मली बौना पौधा कह सकते हैं, ये क्या किया इन्होंने, ले लिया। अब इन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया और उसके बीच जो है ना संकरण करवाया। तो देखिएगा कि जो संकरण का जो प्रोसेस है वो कैसे हुआ था और कैसे संकरण का प्रोसेस होता है, वो मैं आपको क्या करता हूँ, बताने का कोशिश करता हूँ।
एक तो ले लिया वो शुद्ध लंबा पौधा। अब शुद्ध लंबा पौधा क्या है, अशुद्ध लंबा पौधा क्या है, शुद्ध बौना पौधा क्या है, या अशुद्ध बौना पौधा क्या है। अशुद्ध बौना वैसे नहीं होता है, तो उस सब के बारे में जानेंगे। शुद्ध लंबा पौधा जो है इसके युग्मक बरेटी बरेटी होते हैं, यानी कि बराटी बराटी होगा। एंड एक इन्होंने लिया शुद्ध बौना पौधा जिसका युग्मक छोटा टी था, यानी कि ये शुद्ध रूप से बड़ा है और ये शुद्ध क्या है, छोटा है, या सीधे आप इसको बौना भी कह सकते हैं। अब इस दोनों पौधा के बीच में, इस पौधा के बीच में और इस पौधा के बीच में क्या किया, क्रॉस करवाया। क्रॉस यानी कि संकरण करवाया, सीधा समझ लो परागन करवाया। परागन करवाने में क्या किया होगा, इन्होंने यहाँ के पराग कण को उठा करके इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचाया होगा खुद, ठीक है। तो हुआ क्या, सो देखिए, हम देखना चाहते हैं कि जब ये दोनों पौधा के बीच संकरण करवाया जाएगा तो फिर क्या क्या हो सकता है। हम सबसे पहले इसका अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, यानी कि टी जो है और छोटा टी जो है इसको दो भागों में क्या कर देंगे, बांट देंगे कुछ इस तरह से। बराटी को हमने छोटा बराटी और बराटी दो जगह बांट लिया, फिर इसको भी हम क्या करेंगे, दो जगह क्या कर देंगे, ये कर देंगे। हम इस युग्मक का जो है ये कर दिए हैं, कारक में बदल दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो युग्मक है उसमें दो कारक है, ये जब एक साथ होते तो कहलाते हैं युग्मक, और ये क्या कहलाएंगे, कारक। ये क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। तो अब जो इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच में क्रॉस करवाने का जो काम करेंगे। तो यहाँ से शुद्ध लंबा से हमने ले लिया बराटी, और जो आपका शुद्ध बौना है वहाँ से ले लिया छोटा टी। तब बराटी और छोटा टी लीजिएगा, तब जो पौधा बनेगा वो होगा बराटी छोटा टी गुण वाला, क्योंकि यहाँ से आपने ले लिया बराटी और यहाँ से आपने ले लिया छोटा टी। तो ये जो पौधा बना वो बराटी छोटा टी युग्मक वाला बना। फिर हम क्या करेंगे, अगली बार यहाँ से ले लिए बराटी और फिर इधर से ले लेंगे हम छोटा टी, तो फिर जो पौधा बनेगा फिर वो यहाँ से लिया आपने बराटी और यहाँ से मिल गया आप छोटा टी, तो बराटी छोटा टी युग्मक वाला एक पौधा क्या होगा, बनेगा। फिर याद रखिए कि यहाँ से बराटी ले लिया हमने और यहाँ से छोटा टी ले लिया, तो फिर बराटी छोटा टी युग्मक वाला क्या होगा, पौधा बनेगा। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ से क्या लिया, बराटी ले लिया और यहाँ से छोटा टी ले लिया, फिर आपका जो पौधा बनेगा वो बराटी छोटा टी युग्मक वाला ही बनेगा। और याद रखिए कि अगर एक बराटी हो एक छोटा टी हो तो इस युग्मक से जो पौधा बनेंगे वो जो है क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा अशुद्ध लंबा। उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो बराटी छोटा टी बराटी और छोटा टी है वो है पैतृक पीढ़ी, यानी कि ये जो चार पौधे प्राप्त हुए हैं, ये चार पौधे जो प्राप्त हुए हैं उनके पेरेंट्स यही दो पौधा है, उनके पेरेंट्स यही दो पौधा, क्योंकि इसी दो पौधा से क्या हुआ है, तो ये चार पौधे का विकास हुआ है, जन्म हुआ है, सीधा समझ लीजिए साधारण भाषा में। इसीलिए उसको पैतृक पीढ़ी कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं युग्मक। नेक्स्ट हमने करवाया क्या, संकरण, यानी कि निषेचन आप कह लो या परागन कह लो, मुख्य रूप से ये करवाया है। तो जो हमें मिला वो मिला प्रथम पीढ़ी। इसे आप F1 की, ये कॉमा नहीं है, 1 याद रखिएगा, ये F1 पीढ़ी है। क्या है, F1 पीढ़ी, ठीक। तो ये F1 पीढ़ी मिला। ये जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे कहलाएंगे कि नहीं, ये अगर पिता है मान लीजिए और ये माता है, माता पिता ये पेरेंट्स है, तो इसके बच्चे जो होंगे वो प्रथम पीढ़ी के संतान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रथम पीढ़ी के संतान। तो यहाँ पर जब शुद्ध लंबा पौधा और जब शुद्ध बौना पौधा के बीच हम संकरण करवाए हैं तो चार पौधा मिला। अब देखिए कि जो बड़ा टी छोटा टी है वो अशुद्ध लंबा कहलाएगा। तो इसका मतलब है सभी चारों के चारों जो पौधा मिला प्रथम पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में चारों के चारों जो पौधा मिला वो क्या है, वो सभी अशुद्ध लंबा है। अशुद्ध लंबा का क्या मतलब है, इसको संकर लंबा भी कह सकते हैं या हाइब्रिड लॉन्ग भी कह सकते हैं इंग्लिश में। क्यों भाई, यहाँ देखिए बड़ा वाला गुण भी है और छोटा वाला गुण भी है। बड़ा वाला गुण मतलब सीधा समझ लो जीन है, और छोटा वाला भी जीन है। बड़ा वाला जीन छोटा वाला जीन, बड़ा वाला जीन छोटा वाला जीन है। तो हम फिर भी लंबा क्यों बोल रहे हैं, छोटा भी तो बोल सकते थे। लेकिन याद रखिएगा
छोटा होना जो है ये अप्रभावी लक्षण है, इसका प्रभाव नहीं दिखता है। छोटा होना अप्रभावी लक्षण है, यानी कि छोटा होने का प्रभाव नहीं दिखता है। कहीं पर अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तो हमेशा बड़ा ही कहलाएगा, यानी कि लंबा ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंबा ही कहलाएगा। तो हमने देखा कि जब एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा में हमने जब संकरण करवाया तो प्रथम पीढ़ी में, यानी कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे जो है वो अशुद्ध लंबा मिला। क्या मिला? अशुद्ध लंबा मिला। अशुद्ध लंबा का मतलब है कि यहाँ पर जो है छोटा वाला गुण भी है लेकिन वो छिपा हुआ है। ये देखिए दोनों है बराटी, तो ये शुद्ध रूप से लंबा है, इसमें कोई डलडा फेट वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा टी है एक छोटा टी है, तो यहाँ पर छोटा वाला प्रभाव भी है लेकिन वो दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। छोटा वाला का जो प्रभाव है वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बात आपके लिए यह होगा कि जब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा में संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधा जो है वो लंबा होते हैं, जिसको आप अशुद्ध लंबा कहेंगे। अशुद्ध लंबा इसीलिए क्योंकि ये इसमें छोटा वाला गुण भी छिपा हुआ है। दूसरा बात यहाँ से आपको पता चला कि लंबा होना प्रभावी लक्षण है और छोटा होना अप्रभावी लक्षण है, यानी कि लंबा का प्रभाव दिखेगा और छोटा का प्रभाव नहीं दिखेगा। आनुवंशिक रूप से ये अशुद्ध लंबा है लेकिन बाहर से आपको लंबा देखने को क्या होगा? मिलेगा। यहाँ से हम एक लाइन लिख ही देते हैं कि प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में सभी पौधे अशुद्ध लंबे, यानी कि आप इसको संकर लंबा या हाइब्रिड लंबा भी जो है कह सकते हैं, वो प्राप्त होते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में क्या होंगे? सभी के सभी लंबे पौधे ही होंगे। कैसे होंगे? हम इसको चेकर बोर्ड के मदद से भी आपको समझाने का कोशिश करते हैं। आपने क्या किया था? एक बड़ा पौधा लिया था जिसका युग्मक TT है, बड़ा TT, और एक छोटा यानी कि कम लंबाई का पौधा लिया था जिसका युग्मक T और छोटा t है। अब जरा बताइए कि इस बॉक्स में यहाँ से आप ले लिए T और यहाँ से ले लेंगे छोटा t, तो ये बड़ा T छोटा t अशुद्ध लंबा बना। फिर यहाँ से ले लेंगे आप T और फिर यहाँ से ले लेंगे छोटा t, तो ऐसा युग्मक बना। फिर यहाँ से आप T ले लेंगे और यहाँ से छोटा t ही आपको मिलेगा। यहाँ से देन आप क्या करेंगे? T ले लेंगे और यहाँ से छोटा t आपको क्या होगा? मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखा आपने कि चेकर बोर्ड भी यही बता रहा है कि सभी के सभी जो है ना वो बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी है, यानी कि सभी सभी अशुद्ध लंबा ही है। अशुद्ध लंबा क्यों? क्योंकि इसमें छोटापन का भी गुण है लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, वो छिपा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसका अगर NCERT में फिगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का जो है, अच्छा फिगर इसमें दिया गया है, ये हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लंबा पौधा लिया गया और एक बौना पौधा लिया गया, ठीक। अब इस दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया, यानी कि संकरण करवाया गया। तो अगले पीढ़ी में 4 पौधे बने, 1 2 3 4। 4 पौधे जो मिले वो चारों के चारों जो है वो अशुद्ध लंबा है। अशुद्ध लंबा मतलब देखने में लंबा तो है लेकिन आनुवंशिक रूप से 100% यह लंबा नहीं है। इसमें छोटा वाला गुण भी है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ से हम आपको बता भी चुके हैं कि जो गुण दिखता है उसे प्रभावी गुण या प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे अप्रभावी गुण या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी गुण या अप्रभावी क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। एंड ये चीज़ आपने देखा कि क्या है नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो मैंडल का एक प्रयोग आपने देखा। अभी एक प्रयोग में आपने किया क्या है? आपने बस कुछ नहीं किया है, आपने किया बस इतना है कि शुद्ध लंबा और बौना पौधा के बीच में आपने संकरण करवाया है। तो प्रथम पीढ़ी में आपको सभी पौधे अशुद्ध लंबा जो है प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे पता है? अब हम क्या करेंगे
कि प्रथम पीढ़ी में से 2 पौधा लेंगे। मान लीजिए कि ये दोनों पौधा ले लिया और इसके बीच हम क्या करेंगे, संकरण करवाएंगे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के 2 पौधों के बीच संकरण हम अब करवाएंगे। तो देखिएगा कि क्या कुछ देखने को क्या होता है, मिलता है। तो अब हमारा दूसरा काम क्या है, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों के मध्य यानी कि बीच संकरण। प्रथम पीढ़ी से 2 को पौधा ले लेंगे और उसके बीच संकरण करवाएंगे यानी कि क्रॉस करवाएंगे। तो क्या होगा, देखिए हमने ले लिया एक अशुद्ध लंबा पौधा जो कि प्रथम पीढ़ी का है, जिसका युग्मक जो है बड़ा टी छोटा टी होगा, और एक फिर अशुद्ध लंबा जिसका बड़ा टी छोटा टी युग्मक है, ले लिया। अब इस दोनों के बीच में हमने पहले अर्धसूत्री विभाजन किया, यानी कि आधा आधा बांट दिया। जैसे 2 यहाँ पर गुणसूत्र है तो उसको अलग अलग कर दिए, बड़ा को अलग और छोटा को क्या कर दिए, अलग कर दिए। ऐसे ही आप लोग भी अलग अलग कर लीजिए। फिर यहाँ पर इसको भी क्या कर देते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कर देते हैं, यानी कि अलग अलग कर देते हैं। अब इसी दोनों चारों के मेल से हम क्या करेंगे, तो देखेंगे कि किस तरह के जो है ना अगले पीढ़ी में संतान देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, स्वपरागन करवाते हैं। अब क्या करवाने जा रहे हैं, स्वपरागन। अब परागन नहीं करवाएंगे, खुद से स्वपरागन होने देंगे, खुद ही ऑटोमेटिक होने देंगे जैसे प्रकृति में होता है। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि टी मिला और यहाँ से बड़ा टी मिल गया, यहाँ से टी मिला और यहाँ से बड़ा टी मिल गया, तो बड़ा टी मिलके क्या कर लेगा, बड़ा टी बना लेगा। तो बड़ा टी शुद्ध लंबा पौधा कहलाएगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया छोटा टी और यहाँ से ले लिया बड़ा टी, तो छोटा टी बड़ा टी एक सेट बना लेगा, बड़ा टी और छोटा टी का, बड़ा टी और छोटा टी का बना लिया। तो यह जो है अशुद्ध लंबा हो गया, ये था शुद्ध लंबा, लेकिन यह हो गया अशुद्ध लंबा क्योंकि इसमें छोटा वाला गुण भी है। फिर यहाँ से हमने बड़ा टी लिया एंड यहाँ से हम छोटा टी ले लेंगे, तो बड़ा टी और छोटा टी वाला पौधा क्या होगा, देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से छोटा टी और यहाँ से छोटा टी लेकर के हमने क्या किया, बनाया, तो यहाँ पर दोनों छोटा ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये शुद्ध बौना कहलाएगा। इसमें कोई जो है ना मिक्सिंग वाली चीज़ें नहीं हैं। अब आपके याद रखने योग्य बात है कि हमने जो परागन करवाया था वो फर्स्ट पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में करवाया था। ये आपके युग्मक कहलाते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। ये स्वपरागन करवाया है हमने। यहाँ पर आप F2 पीढ़ी के पौधा को देख पा रहे हैं। जब F1 पीढ़ी के 2 पौधा के बीच हमने संकरण करवाया तो F1 पीढ़ी में जो हमें 4 पौधा मिल रहा है उसका क्या गुण है, यह इस दोनों से मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है तो कितना करता है मैच, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा टी जो है ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, एंड बड़ा टी छोटा क्या है, अशुद्ध लंबा, और यह भी है अशुद्ध लंबा, ये भी क्या है, अशुद्ध लंबा है। एंड ये टी जो है ना ये शुद्ध बौना होगा क्योंकि इसमें एक बड़ा और एक छोटा नहीं है, तो ये टी क्या है, शुद्ध बौना पौधा है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया भाई साहब। हम प्रथम पीढ़ी में देखे थे कि सभी के सभी 4 जो पौधा थे वो अशुद्ध लंबा था, लेकिन यहाँ पर देखिए कारण बदल गया। यहाँ पर एक पौधा हो गया शुद्ध लंबा, 2 पौधा हो गया अशुद्ध लंबा, और एक पौधा हो गया शुद्ध बौना। एक पौधा क्या हो गया, शुद्ध बौना हो गया। अब इसी को हम पृथक्करण का जो है ना नियम भी कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। क्यों पृथक्करण का नियम कहते हैं वो देखिए। ये प्रथम पीढ़ी के 2 पौधे हैं। प्रथम पीढ़ी में प्यारे बच्चों क्या देखा आपने, प्रथम पीढ़ी में आपने देखा कि छोटा गुण जो है ना वो छिपा हुआ है, क्योंकि अगर बड़ा टी छोटा टी है तो ये लंबा कहला रहा है, इसको छोटा नहीं कहेंगे क्योंकि छोटा का गुण दिखता नहीं है, छोटा का गुण प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि प्रथम पीढ़ी में छोटा होना जो गुण है वो छिपा हुआ था, अप्रभावी था, दिख नहीं रहा था। लेकिन F2 पीढ़ी में जो वो गुण है वो प्रकट हो गया। प्रथम पीढ़ी में यह गुण छुपा हुआ था, प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में गुण छुपा हुआ था छोटा होना, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में दिख गया। देख सकते हैं कि जो शुद्ध लंबा होना और शुद्ध बौना होना जो गुण है वो क्या हो गया, दिख रहा है इस बार। तो अलग अलग हो गया, जो गुण छिपा हुआ था वो दिखने लगा, यानी कि बड़ा होना गुण अलग हो गया, छोटा होना जो गुण है वो क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होना ही कहलाता है पृथक्करण। क्या कहलाता है, पृथक्करण। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया पृथक्करण।
जो गुण दो थे वो अलग अलग हो गए। यहाँ पर आपको लंबा अलग दिख रहा होगा, बौना अलग दिख रहा होगा। आपको याद होगा तो हम इसी दोनों के बीच में क्या करवाए थे, संकरण करवाए थे। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। इसको चेकर बोर्ड के हेल्प से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जब हमने अशुद्ध लंबा ले लिया और इस इधर अशुद्ध लंबा ले लिया। अब इसमें चेकर बोर्ड में अगर हम चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से बड़ा टी और यहाँ से बड़ा टी लेकर के यहाँ पर युग्मक क्या बना लेगा, बड़ा टी। फिर यहाँ से छोटा टी और यहाँ से बड़ा टी लेकर के बड़ा टी छोटा टी यहाँ पर क्या कर लेगा, बना लेगा। फिर यहाँ से बड़ा टी और यहाँ से छोटा टी लेकर के क्या कर लेगा, बड़ा छोटा टी बना लेगा, यानी कि बड़ा छोटा युग्मक बना लेगा। और फिर यहाँ पर छोटा टी और यहाँ भी छोटा टी, तो टी टी युग्मक बनाया। तो यहाँ भी तो बात वही है। बात वह है कि जब हम अशुद्ध लंबा में क्या करते हैं, परागण करवाते हैं, तो यहाँ पर जो हमें मिलता है वो टी टी मिलता है, यानी कि जो लंबा होने का गुण था वो अलग हो गया, बौना होने का गुण क्या था, जो भी था वो अलग हो गया, और ये कहला गया पीछे वाला चीज़। ठीक है, मतलब इसमें न तो कोई शुद्ध लंबा है, न ही कोई शुद्ध बौना है, ये कहलाएंगे अशुद्ध लंबा। ये दोनों अशुद्ध लंबा कहलाएंगे क्योंकि बड़ा होना जो है ना प्रभावी लक्षण होता है। इसमें एनसीईआरटी को इसको कैसे दिखाया है, एक ले लिया लंबा पौधा, दूसरा भी लंबा पौधा ले लिया जो प्रथम पीढ़ी का है, इसके बीच में इसने क्रॉस करवाया तो 4 पौधे प्राप्त हुए। 4 पौधे में से 2 पौधा तो हुआ, 3 पौधा तो लंबा हुआ, जिसमें से एक हुआ शुद्ध लंबा, 2 हुआ अशुद्ध लंबा, और एक जो है ना वो अशुद्ध छोटा कह सकते हैं, अशुद्ध बौना कह सकते हैं। इस तरह का प्रभाव आपको देखने को क्या हुआ, मिला। तो मेंडल का एक प्रयोग जो है वो आपने क्या कर लिया, पढ़ लिया। इसके अवलोकन की बात करते हैं, मतलब ये प्रयोग करने के बाद अभी तक जो आपने प्रयोग किया था उसके बाद आपके दिमाग में क्या घुसता है। तो देखिए, हमें इस प्रयोग से पता चला कि प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 में सभी पौधे लंबे होते हैं, बिल्कुल ठीक, 4 के 4 पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जो है जनकीय लक्षण ही दिखाई देते हैं। जैसे कि ये है बड़ा टी तो छोटा टी वाला पेड़ है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पेड़ में बड़ा टी छोटा टी वाला युग्मक है तो बड़ा टी भी यानी कि पेड़ बड़ा भी दिखेगा और छोटा भी दिखेगा। ऐसा तो होगा नहीं, तो या तो छोटा बड़ा दिखेगा या तो छोटा दिखेगा। तो दिखेगा कौन, बड़ा, क्योंकि बड़ा होना प्रभावी होता है, छोटा होना अप्रभावी होता है। तो यह बात हमें पता चला। दूसरा पता चला कि F2 पीढ़ी में आपने देखा कि F2 पीढ़ी में प्यारे बच्चों आपने देखा, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि एक पौधा तो शुद्ध लंबा है और 2 पौधा जो है वो अशुद्ध लंबा है और एक पौधा शुद्ध बौना है। यानी कि 4 में से एक इसे, 2 इसे और एक इसे मिल गया, यानी कि 50% पौधा बौना ही रह गया और 25% शुद्ध लंबा हो गया। सॉरी, 50% जो है ना अशुद्ध लंबा था और 25% यानी कि 25% आपका हो गया शुद्ध लंबा और 25% फिर से हो गया शुद्ध बौना। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है कि प्रथम पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे और 1/4 जो है बौने पौधे। इसमें भी अगर देखा जाए 4 पौधा था तो 4 में से 3 हुआ बौना, एक हुआ लंबा। 3 बौना में 2 तो शुद्ध बौना है, सॉरी 1 तो शुद्ध बौना है और 2 अशुद्ध बौना है। 2 क्या है, अशुद्ध बौना है, जो हम फिगर में आपको क्या किए हैं, दिखाए हैं। इसका पूछता है फिनोटाइप अनुपात। तो एकल संकरण प्रयोग में अगर दूसरे पीढ़ी का फिनोटाइप अगर अनुपात पूछे तो कहिएगा 3:1। फिनोटाइप अनुपात कितना है, 3:1। कैसे सर जी, कैसे का मतलब है कि इसमें 3 तो लंबा वाला है और 1 है बौना, यानी कि लंबा और बौना के बीच अनुपात 3:1 है, यानी कि 4 में से 3 लंबा और 1 बौना, यानी कि 75% जो आपका पौधा है बौना है एंड
25% जो है ना वो 75% लंबा है और 25% बौना है। 4 में से एक तो 25% ही कहलाएगा। और फिनोटाइप अनुपात अलग होता है, जीनोटाइप अनुपात अलग होता है। फिनोटाइप का मतलब है कि वो बाहर से देखने में लगेगा 3 लंबा और 1 छोटा, 3 लंबे पौधे और 1 बौना देखने को मिलेगा बाहर से, यानी कि शारीरिक कोशिका विभिन्नता देखने को मिलेगी 3:1 में। लेकिन जीनोटाइप है, जीनोटाइप का मतलब है कि जो ना आनुवंशिक रूप से 1 पौधे शुद्ध लंबा था, 2 पौधा अशुद्ध लंबा था और 1 पौधा शुद्ध बौना था। तो जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 में होगा। इसको टीटी या बड़ा टी छोटा टी या छोटा टी का जो है संयोजन भी बोल सकते हैं। बड़ा टी वाला 1 ही था, बड़ा टी या छोटा टी वाला 2 पौधा था और जो है शुद्ध बौना वाला यानी कि छोटा टी वाला जो है ना 1 पौधा था। ये अनुपात में जो है ना हमें प्राप्त होता है। अब इसके निष्कर्ष में अगर जाएंगे प्रथम यानी कि एकल संकरण प्रयोग के निष्कर्ष में, तो आपको 1 मिनट भाग गया भाई, कहाँ भाग रहे हो, भागना नहीं है। बड़ा टी व बड़ा टी छोटा टी दोनों लंबे पौधे हैं। हमें देखने को मिला कि ये दोनों क्या है, लंबे हैं, जबकि छोटा टी क्या है, बौने पौधे हैं। यानी कि जो डबल बड़ा टी होगा वो तो लंबा पौधा होगा ही, लेकिन जिसमें 1 बड़ा टी है 1 छोटा टी है वो भी लंबा होगा, लेकिन अशुद्ध लंबा, इसे क्या कहेंगे, अशुद्ध लंबा। और जिसमें दोनों छोटा है वो तो शुद्ध बौना कहलाएगा। दूसरा हमें बात यहाँ से यह पता चला कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी की 1 मिनट जाइए, ग्रेड बिल्कुल ठीक है भाई, देखा जाएगा बाद में। देखिए दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला कि बड़ा टी की 1 प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है। यानी कि कोई ऐसा प्रति है युग्मक है जिसमें 1 ही बड़ा टी है, तो इसका मतलब है कि वो लंबा पौधा ही होगा। जबकि बौनेपन के लिए टी की दोनों प्रति यानी कि टीटी होनी चाहिए, टीटी होनी जो है चाहिए। 1 मिनट रुको तो भाई साहब आप, 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ पर आपने देखा कि लंबा होने के लिए दोनों टी होना जरूरी नहीं है, 1 टी भी होगा तो लंबा होगा, लेकिन बौना होने के लिए दोनों टी का होना क्या है, जरूरी है, क्योंकि ये अप्रभावी लक्षण माने जाते हैं, छोटा होना। दूसरा है कि टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। बड़ा टी जो है प्रभावी लक्षण कहलाएगा, जबकि छोटा टी जो है ये लक्षण जो है अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। छोटा क्या है, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये आप क्या करें, याद रखें। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा कि बड़ा टी होना प्रभावी है कि छोटा टी होना प्रभावी है, तो बोलेंगे बड़ा होना क्या है, प्रभावी लक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आप नोट में कुछ बात याद रखिएगा कि ये हम लोगों ने जो एकल संकरण प्रयोग कराया है वो पृथक्करण का जो नियम है ना उस से क्या है, रिलेटेड है। तो पृथक्करण का नियम एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है। पृथक्करण का नियम किस पर आधारित है, एकल संकरण प्रयोग पर आधारित है। ये आप क्या करें, याद रखें। जब हम आगे आप लोगों को पृथक्करण का नियम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एकल संकरण प्रयोग का ही सारा चीज़ बताया जाएगा, क्योंकि पृथक्करण का नियम जो है वो एकल संकरण प्रयोग से ही जुड़ा हुआ है। उसी के कंसेप्ट को उसमें क्या किया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया, जाना सीखा। अब मेंडल का जो है द्विसंकरण प्रयोग या जो है डाई हाइब्रिड जो एक्सपेरिमेंट है, इसी को हम लोग द्विविकल्पीय संकरण प्रयोग भी कहते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में इस चीज़ों का हम चर्चा करेंगे और इससे आगे जो है ना बढ़ने का काम करेंगे। अभी आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे की चीज़ों का हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए। गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।